खबर में दम है में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं खबर में दम है। पहले दौसा में जमीन नीलामी, फिर अलवर में नीलामी के इश्तिहार, कर्ज माफी के सरकारी दावों को फिर से चर्चा में ला दिया है। बीजेपी सरकार के वादों पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस का दावा है कि अपने हिस्से के 21 लाख किसानों की कर्ज माफी तो सरकार ने करवा दी, बाकी के लिए केंद्र सरकार को कदम उठाने होंगे। आखिर क्या है किसान कर्ज माफी का सच? क्या थे दावे और क्या है हकीकत? देखिए। किसानों के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े वादे करती है और इन वादों को धरातल पे लाने के लिए सरकारें भी बड़े बड़े दावे करती है, मगर धरातल की स्थिति कुछ और होती है। अगर धरातल की स्थिति कुछ और नहीं होती तो दौसा में किसान की जमीन नीलाम ना होती, और अगर किसान की जमीन नीलाम ना होती तो पॉलिटिकल पार्टी को सियासत का मौका ना मिलता, और अगर समय पर सरकार ना जागती तो दौसा भी बन जाता किसान आंदोलन का एक नया केंद्र। जमीन नीलामी की खबर का दमदार असर। न्यूज़ 18 राजस्थान ने एक बार फिर जन सरोकार निभाया है और दौसा के मृतक कजोड़ मीणा किसान की जो आवाज़ है, उसके परिजनों की जो आवाज़ है, उसको मुद्दा बनाया और उसके बाद में संपूर्ण राजस्थान में जो किसानों की जो ज़मीन की कुर्की और नीलामी के आदेश निरस्त हो गए हैं। दौसा बना किसान आंदोलन का नया केंद्र। कानून ये कहता है कि आप पे 7 लाख रुपए का लोन है तो आप 7 लाख रुपए का, जहां तक आपका यहाँ पे 1 बीघा जमीन से भी कम है, यहाँ पे 1.25 बीघा जमीन में वो 7 लाख रुपए का मार्केट रेट है, आधा बीघा जमीन में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसकी 10 एकड़ जमीन 7 लाख रुपए में नीलाम करी है। ये अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ ये देश लड़ेगा। नीलामी निरस्त, कार्रवाई कब? को सुनना चाहिए, संवेदनशील है, गांधीवादी है। उन्होंने कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, क्यों नहीं सुनना चाहते? उनके दरवाजे पे बैठे हैं मुख्यमंत्री जी के। एक लाचार किसान के खिलाफ जब कर्ज देने वाला बैंक और प्रशासन मनमानी करने पर आमादा हो गया, तब न्यूज़ 18 ने इस खबर को दुनिया के सामने रखा। दौसा के मृतक किसान कजोड़ मीणा की जमीन नीलामी तो निरस्त हुई ही, पूरे प्रदेश में अब ऐसे किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं होने का मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया। प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण नहीं चुका पाने के कारण रोडा एक्ट के तहत भूमि कुर्की और नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए हैं और भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें। राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है। हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था, लेकिन अभी तक राज्यपाल महोदय की अनुमति न मिल पाने के कारण ये कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि इस कानून के न बनने के कारण ऐसी नौबत आई। मैं आशा करता हूँ कि इस बिल को जल्द अनुमति मिलेगी, जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी। तो अचानक ही दौसा किसान आंदोलन का केंद्र बन गया। देश भर में किसानों के बड़े नेता के तौर पर उभरे राकेश टिकैत दौसा पहुंचे, पीड़ित किसान परिवार से मिले और किसानों के खिलाफ मनमानी के विरोध में बिगुल बजाया। जो भी अधिकारी हैं उन पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकारों को ये पता रहना चाहिए कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। जिनकी भी ये सरकार यहाँ पर चल रही है उनको भी पता रहना चाहिए। वे यहाँ पे घोषणा करके गए कि किसान का कर्जा माफ होगा, लोगों ने इंतजार करा कि हमारा कर्जा माफ हो, और ये उसी चक्रव्यूह में पूर्ण रूप से ये किसान फंसा है। दौसा नीलामी मामले ने एक बार फिर किसान कर्ज माफी के मुद्दे को बहस में ला दिया है और बड़े किसान नेताओं की मांग है कि बगैर राजनीति के इस पर कदम आगे बढ़ाया जाए। ये पूरा देश का किसान एक किस्म से
चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, कर्जे के मकर जाल में फंस रहा। इसकी निजात भारत सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंटों की जिम्मेदारी है कि कर्जा मुक्ति अभियान एक बार देश में हो। विधानसभा में विधेयक पारित हुआ, सरकार ने आदेश जारी किया कि 5 एकड़ से नीचे का नीलामी नहीं करोगे। ये सारे 5 एकड़ से नीचे के नीलामी वाले मामले हैं और ये कोऑपरेटिव के लोन है, भारत सरकार के किसी बैंक के लोन नहीं है, ये कोऑपरेटिव के लोन है। अब बड़े किसान नेता और सियासतदान पीड़ित किसान परिवार से मिल रहे हैं, उनकी आवाज बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि बैंक और प्रशासन की मनमानी के खिलाफ एक्शन कब होगा। अचंभे की बात यह है, जहाँ 5.5 लाख की डीएलसी रेट है, तो वहाँ 2 करोड़ की जो लागत की जमीन है किसान की, उसको 46 लाख में नीलाम कर दी। तो गरीबी की जिंदगी जी रहा किसान परिवार चाहता है कि उन्हें कर्ज माफी का फायदा मिले। हमारे कैसे माफ किया जाए हमारा कर्जा। उसके परिणाम पर हमारे पिताजी ने आत्महत्या करके 28 अक्टूबर को आत्महत्या करके खत्म हो गया। उसके बावजूद बैंक वाले दबाव कर रहे, दिन रात गाड़ियां लेके घर जा रहे, दबाव में आके उनको हमारी जमीन को नीलामी कर दी। दरअसल राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्जदार किसानों का कर्ज अब तक माफ नहीं हो पाया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कर्ज माफी का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की कर्ज माफी में बैंकों के सहयोग की अपील की है। भारतीय स्टेट बैंक ने एनपीए के तहत 90% ऋण माफ कर दिए हैं। बाकी 10% राशि किसान के बदले राज्य सरकार चुकाएगी। अगर बाकी राष्ट्रीयकृत बैंक भी इस फॉर्मूले को अपनाएं तो राज्य सरकार पर 600 करोड़ का भार पड़ेगा। आपको बता दें कि किसानों से किए गए वादे के मुताबिक 17 दिसंबर 2018 को शपथ लेने के 48 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। राजस्थान सरकार ने सहकारी बैंकों से जुड़े 30 नवंबर 2018 तक के अल्पकालीन फसली कर्ज माफ किए। इस फसली कर्ज माफी से 20,69,000 किसानों को फायदा हुआ। किसानों के 7,802 करोड़ के फसली ऋण माफ हुए। पिछली सरकार की कर्ज माफी को मिला दे तो ये राशि लगभग 15,500 करोड़ रुपए होती है। वहीं गहलोत सरकार ने अवधि पार खातों के 2 लाख रुपए तक के बकाया ऋण माफ किए। इस योजना में 29,421 किसानों को लाभ मिला। सरकार की कर्ज माफी योजना से 1.55 लाख बीघा कृषि भूमि ऋण मुक्त हुई। राष्ट्रीयकृत बैंकों में राज्य सरकार का कोई दखल नहीं होता, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी नाबार्ड के अधीन आते हैं। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो केंद्र राज्य सरकार की बजाय केंद्र सरकार के पाले में ज्यादा है। राजस्थान की सरकार अपने हिस्से की राशि अपने अधीन आने वाले बैंकों को चुकाने के लिए भी तैयार है, मगर एक लाचार किसान अब भी कर्ज माफी के इंतजार में है। जयपुर से कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अलवर कांड की पहेली कब सुलझेगी? पुलिस की जांच जारी है। केस सीबीआई के पास है। 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। थियरी कई हैं, लेकिन केस अभी भी उलझा है। जनवरी की रात को आखिर अलवर में हुआ क्या था? यही सवाल और इसी सवाल का जवाब पुलिस तलाशने में जुटी है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन हो चुका है और पुलिस अलग अलग थ्योरी पर काम भी कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और अलवर कांड का गुनहगार अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अलवर कांड का सीन रिक्रिएट, पुलिस से अब तक दूर गुनहगार, कब खुलेगा हादसे का राज? कई बार घटना जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। अलवर कांड में भी ऐसा ही हुआ। लाख हाथ पैर मारने के बाद भी अलवर कांड में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। जांच जारी है, लेकिन पुलिस अब तक ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। लिहाजा पुलिस 19 जनवरी को घटना स्थल पर पहुंची एफएसएल टीम के साथ, इस आस में कि कहीं शायद क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद कुछ सुराग हाथ लग जाए। हालांकि पुलिस ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि सीन रिक्रिएशन के बाद कुछ हाथ लगा कि नहीं, लेकिन बार बार जांच जारी है कि बात जरूर कह रही है। अभी तफ्तीश जो है वो जारी है। हम हर एंगल पे तफ्तीश कर रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष और फेयर जांच करेंगे।
और कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द जो भी इस घटना की वास्तविकता है उसको हम सामने निष्पक्ष रूप से लेके आ सकें। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर अलवर कांड में अब तक क्या क्या हुआ है। 11 जनवरी को गंभीर हालत में मिली थी बच्ची। 12 जनवरी को 4 घंटों तक बच्ची का ऑपरेशन हुआ। 12 जनवरी को जांच के लिए एसआईटी का गठन। 13 जनवरी को मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। 14 जनवरी को पुलिस ने रेप से इनकार कर दिया। 16 जनवरी को प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच का फैसला किया। 17 जनवरी को सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखा। 18 जनवरी को हादसे की बात कही गई। 19 जनवरी को घटना स्थल पर सीन रिक्रिएट किया गया। अलवर पुलिस को अपनी जिस थ्योरी पर सबसे ज्यादा भरोसा है उसके मुताबिक फूड डिलीवरी बॉय ने नाबालिग लड़की को बाइक से टक्कर मारी, उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। ये घटना तब हुई जब लोक परिवहन बस पुलिया के ऊपर सवारी उतारने के लिए रुकी थी। अचानक रोड साइड से बाइक निकली, पुलिया के ऊपर पैदल चल रही नाबालिग को टक्कर लगी। उसके बाद नाबालिग लड़की लहूलुहान मिली। हम उस दिन जैसे या टाइम दिवाली से चल कर आ रहे ना, अच्छा, तो एक सवारी थी, अच्छा, वो उतरता वहाँ जड़ में नीचे, अच्छा, फिर वो पहले से ही चिल्लाने लग गया मेरे को उतार दो उतार दो, अच्छा, हमने यहाँ गाड़ी के ब्रेक लेके उतारा उसको, अच्छा, उतारने के बाद हम चल दिए, अच्छा, चलने के बाद फिर उस घटना हुई जब लड़की और बाइक तुमने देखी थी? घटना हुई जब लड़की बाइक देखी थी? लड़की हमने नहीं देखी, पीछे वो सवारी ने बताई कि बाइक से किससे टकराया वो। पुलिस के अपने तर्क हैं, जांच जारी है, लेकिन इस बीच अलवर कांड को लेकर वार पलटवार भी तेज हो गया। बीजेपी अलवर कांड को लेकर सरकार को घेर रही है, तो आरएलपी ने भी मोर्चा खोल दिया। अलवर की जो घटना हुई उसमें कितने बयान बदले गए, कितनी बार सरकार ने पर्दा डालने की कोशिश की। अब पुलिस कुछ कहेगी, सरकार कुछ कहेगी, लेकिन आप पहले दिन की घटना को देखिए कि जिसमें सारे मीडिया ने जिस तरीके से मामले को एक्सपोज किया। मैं मीडिया का धन्यवाद दूंगा। जितना लोमहर्षक मामला है सीबीआई इसको जल्दी टेकअप करके जल्दी इस पर निस्तारण करेगी। और जिस प्रकार का यू टर्न राजस्थान की पुलिस ले रही है, भूतो न भविष्य, और अगर पूरा अगर मैं ये कहूं कि महिला दुष्कर्म में राजस्थान पहले पायदान पर देश में है। तमाम जिला मुख्यालयों पे कई मंडल स्तरों पे भी प्रदर्शन किया। कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए हमारी प्रमुख मांग थी कि सीबीआई जांच की अनुशंसा राजस्थान सरकार ने करी है, उसकी जांच सुनिश्चित हो, खाली फॉर्मेलिटी करने से नहीं होता। सीबीआई को अनुशंसा कर दी तो कांग्रेस बीजेपी के वार पर पलटवार करने में जुटी है। ये राजनीति करने की बात नहीं, बच्ची किसी की भी, वो हमारी सबकी बच्ची है, वो ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना गरीब की है, ना अमीर की। उसके प्रति संवेदनशीलता रखना हमारा बहुत बड़ा धर्म बनता है। आज हम सरकार में तो हमारी प्राथमिकता है, हमारी कोशिश है कि हम न्याय भी दिलाएं और उनको तकलीफ ना आए। लेकिन फिर भी मैं बार बार ये कहती हूँ कि हमें कहीं ना कहीं एक सामाजिक सरोकार का जिम्मा भी सबको मिलके निभाना पड़ेगा और एक वातावरण राजस्थान के अंदर आप और हम पक्ष विपक्ष सब मिलके इस प्रकार का बनाएं कि एक भयमुक्त वातावरण हम राजस्थान के अंदर बनाएं। बीजेपी वालों को ये समझना चाहिए, वो राजस्थान की प्रदेश की पुलिस और यहाँ की एजेंसियों को कमजोर करके बार बार सीबीआई का नाम लेते हैं। तो इनसे ये तो पूछो खाते राजस्थान का और गाते दिल्ली का हो, तो कम से कम ये तो ध्यान रखो। हर मामले को वोट की गणित से देखते हैं, वोट के भूखे हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि अलवर कांड की पीड़िता के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। पीड़िता को लिक्विड डाइट भी दी जा रही है, लेकिन अभी अस्पताल से डिस्चार्ज होने में समय लग सकता है। बच्ची इम्प्रूव कर रही है और लिक्विड डाइट ले रही है, उसको कोई फीवर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ड्रेसिंग 2 दिन 3 दिन में एक बार हम लोग कर रहे हैं और इम्प्रूविंग है, कोई चिंता की बात नहीं है। 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन अलवर कांड की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। फिलहाल फूड डिलीवरी बॉय से पूछताछ में लड़की को टक्कर लगने की बात सामने आ चुकी है, लेकिन टक्कर के बाद बालिका लहूलुहान कैसे हुई, कैसे उसके प्राइवेट पार्ट के पास गहरी चोट लगी, इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। मतलब साफ है, अलवर कांड की जांच में अभी कई पहलू सामने आना बाकी है। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। पार्टी फंड को मजबूत करने के लिए बीजेपी अब डिजिटल माध्यम से पेमेंट लेगी। 11 फरवरी तक
चलने वाले निधि संग्रह अभियान में अब डिजिटल माध्यम से भुगतान की शुरुआत कर दी गई है। क्यूआर कोड के जरिए ये पेमेंट किए जा सकेंगे। सभी जिलों के लिए अलग से क्यूआर कोड होंगे, जिसके जरिए 2000 रुपए तक का अंशदान दिया जा सकेगा। देखिए रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था और इस सपने के साथ अब पूरा देश जुड़ा है। पूरे देश में डिजिटल पेमेंट का प्रचलन बढ़ा है तो लोगों में डिजिटल पेमेंट के प्रचलन ने जोर पकड़ा है। इससे साफ है कि नागरिकों की सोच अब डिजिटल इंडिया अभियान के साथ जुड़ी है और बीजेपी अब डिजिटल इंडिया के इस अभियान के साथ डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ी है। बीजेपी में ऑनलाइन अंशदान मॉडल। पार्टी के संगठनात्मक 44 जिले हैं और 44 जिलों के 44 क्यूआर कोड हैं। पार्टी के उस जिले के कार्यकर्ता उसको स्कैन करके ये डोनेशन कर सकते हैं। डिजिटल मोड से खजाना भरने का अभियान विधिवत शुरुआत हुई है। हमारे पार्टी के तमाम प्रमुख नेता, हमारे आदरणीय उपनेता राजेंद्र जी राठौड़ साहब, हमारे संगठन मंत्री जी, पार्टी के हमारे तमाम पदाधिकारीगण, उनकी साक्षी में ये पूरा प्रदेशव्यापी अभियान है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी ने बदलते जमाने के साथ पार्टी की कार्यशैली को भी ढालने की कवायद शुरू कर दी है। ऑनलाइन सदस्यता अभियान के बाद अब पार्टी ने सदस्यता सहयोग राशि डिजिटल मोड में लेने का अभियान शुरू किया है। पार्टी के ऐसे समर्थक, शुभचिंतक, उन्होंने भी अपनी इच्छा से इसमें सहर्ष अंशदान देना शुरू किया है। ये अभियान 11 फरवरी तक चलेगा, जिसमें बूथ का कार्यकर्ता भी सामान्यतः न्यूनतम 100 रुपए से लेकर ऊपर तक जो वो चाहे वो अंशदान करेगा। देश में बीजेपी के 17 करोड़ सदस्य हैं। मरुधरा में पार्टी के सदस्यों की संख्या करीब 90 लाख है। अब पार्टी के लिए डिजिटल पेमेंट के जरिए फंड लेना आसान होगा। इस अभियान में क्यूआर कोड के जरिए घर बैठे अंशदान किया जा सकेगा। सभी जिलों के लिए अलग से क्यूआर कोड होगा। डिजिटल माध्यम से 2000 तक का अंशदान लिया जाएगा। 2000 से ज्यादा की सहयोग राशि चेक के जरिए दी जा सकेगी। पार्टी सहयोग की रसीद भी देगी ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। 2000 रुपए तक की राशि, ये जिसकी रसीद हम लोग पार्टी की तरफ से जो केंद्र से आती है वो देते हैं। 2000 से ऊपर का कोई भी डोनेशन ये चेक के रूप में पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, मैंने अपने स्वयं के अकाउंट से भी शुरुआत की। सतीश पूनिया ने जब प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला था तब पार्टी फंड में कमी की बात सामने आई थी। हालांकि पूनिया के प्रयास से बीजेपी की झोली फिर से भरने लगी। अब डिजिटल पेमेंट से इसमें और मजबूती लाने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना तो साकार हो ही रहा है, साथ ही प्रदेश बीजेपी का खजाना भी भर रहा है। हाल ये है कि डिजिटल पेमेंट के तहत बीजेपी ने अपने निधि को भरने के प्रयास तेज कर दिए हैं। वहीं बीजेपी ने जिला स्तर पर टारगेट सेट किए हैं ताकि लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात प्रतापगढ़ पुलिस के दमदार खुलासे की। पुलिस ने लूट की योजना बनाते एक गैंग को पकड़ा, लेकिन जब पूछताछ हुई तो पता चला ये हैवानों का गैंग है जो हाईवे पर लूट को अंजाम देते हैं और लूट के दौरान अस्मत पर भी हमला बोल देते हैं। एक दो बार नहीं, कई बार इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। सावधान, होशियार, खबरदार। जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ स्टेट हाईवे से गुजर रहे हैं जिसमें आपके साथ बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं और आपका सामना हो जाता है हाईवे के हैवानों से, एक ऐसी गैंग से जो अस्मत की लुटेरी है। इस पूरी गैंग का नाम ही गैंग रेप गैंग है। इससे कोई एक दो नहीं, कई ऐसे मामलों को अंजाम तक पहुंचा है जिसमें हाईवे पर ऐसे परिवारों की अस्मतें लूटी गई है जिन्हें रोक करके उनके साथ गलत किया गया। फिलहाल ये गैंग सलाखों के पीछे है।